क्लास होगी 3.5 से 4 घंटे की, मैक्स 4 घंटे में हम ये कर लेंगे। बताएंगे भाई साहब नव पाषाण काल में हुई, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं। मुझे बताना जरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को आप किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे इसको हम कहते हैं जी आपका आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आद्य ऐतिहासिक काल में शुरू हुई? तो आप कहेंगे जी खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू हुई। इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं कि कृषि नवपाषाण काल यानी न्योलिथिक पीरियड में शुरू हुई? तो आप कहेंगे मेहरगढ़ एक तो स्थल है, कृषि के बारे में जानकारी देता है। मेहरगढ़ जो कहां पर है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पर स्थित है। ठीक है, यहां से किस चीज के साक्ष्य मिले हमको? गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गेहूं के साक्ष्य हमको यहां से मिले थे। ठीक है, जैसे चावल के बारे में हमको नॉलेज हुई कोल्डी हवा से। कहां से? कोल्डी हवा। बताओ कोल्डी हवा किस स्टेट में है, कोल्डी हवा किस राज्य में है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब कहेंगे जी कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? यूपी में है, यूपी का जो प्रयागराज है। चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले बोलन नदी के तट पर। ठीक है, तो ये बताता है न्योलिथिक पीरियड में। अच्छा, मध्य पाषाण काल को हम सबसे ज्यादा किसके लिए जानते हैं? पशुपालन के लिए। किसके लिए? पशुपालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। और आपका पुरापाषाण काल बताएंगे जरा, यहाँ पर क्या खोज हुई थी? फायर, अग्नि की खोज हुई, आग की खोज हुई। किसकी? आग की खोज हुई। ये महत्वपूर्ण खोज है जो मानव विकास में सहयोगी हुई। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों, क्या बोलोगे? मृद भांडों। तो मृद भांडों का क्या अर्थ होता है? मृद भांडों का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या बोलोगे? मिट्टी के बर्तन को सबसे पहले चित्रित किसने किया, यानी चित्रकारी सबसे पहले कहां पर आपको देखने को मिली, कहां के लोग थे? तो अगर हम बात करते हैं कि जब पुरापाषाण काल था उस समय तक कोई चित्रकारी नहीं थी। ठीक है, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में भी चित्रकारी नहीं दिखती। नव पाषाण काल में चित्रकारी शुरू हुई लेकिन बर्तनों पर नहीं। लेकिन इसके बाद जैसे ही बात आई ताम्रपाषाण काल की, ताम्रपाषाण काल समझते हैं जिसको हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं इसका? इसमें किस धातु का प्रयोग हुआ? तो आप कहेंगे भैया इसमें तांबे का प्रयोग हुआ था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल, कॉपर एज भी हम बोलते हैं इसको, कॉपर एज भी कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया? मिट्टी के बर्तनों को सजाना शुरू किया। और कौन से रंगों का प्रयोग किया था? काले और लाल रंगों का। क्या बोलोगे? काले और लाल रंगों का प्रयोग करके उसने अपने मिट्टी के बर्तनों को सजाना शुरू किया। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं तांबे के बाद मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? मैं उत्तर देखना चाहूंगा। तांबे के बाद में मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, और मैं देखना चाहूंगा कितने गजब बच्चे अपने हैं जो उत्तर बता सकते हैं। जिन दोस्तों ने कहा है लोहा, क्या कहेंगे? लोहा कहा है, उनका उत्तर एकदम से ठीक है। और जिन्होंने बोल दिया होगा कांसा, क्योंकि कांसा धातु नहीं है, कांसा तो मिश्र धातु है, कांसा तो एक अलॉय है। तांबे के बाद में कांसे का प्रयोग मनुष्य ने किया सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं आपका कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन। तो धातु पूछे तो लोहा कहना है, मनुष्य ने तांबे के बाद किसका, लेकिन ये पूछ ले तांबे के बाद किसका प्रयोग किया, क्रम पूछ ले तो तांबा, कांसा, लोहा। कांसा एक मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा एक मिश्र धातु है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? मतलब उसको कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, कहीं उसको नहीं दिखाया गया है। बोलेंगे जी गाय को दिखाया गया है, हाथी को, गेंडे को, या बाघ को, कौन सा है? तो दिखाए तो लगभग उन लोगों ने लगभग 30 के करीब पशु हैं, तो 30 पशुओं को याद नहीं करना है। क्या बोलेंगे जी? गाय का कहीं भी चित्रण देखने को नहीं मिलता है। और गाय के साथ साथ मैं अगर बात करूं ऊंट और घोड़ा, इनका भी चित्रण कहीं नहीं है। ऊंट और आपका घोड़ा, इनका चित्रण भी कहीं नहीं। इन 3 पशुओं के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है। तो कभी भी एग्जामिनर विकल्प रखता है तो या तो गाय से, या ऊंट, या घोड़ा, इनमें से कोई एक विकल्प रखेगा। आप कहेंगे हाथी का हुआ, हाँ जी। गेंडे का, बाघ का चित्रण हुआ, हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं पवित्र पशु कौन सा था इनका? पवित्र पशु कौन सा था हड़प्पा सभ्यता के समय पर? जो इनका आपका होली एनिमल था। पालतू पशु इन्होंने किसको बनाया था? क्या बोलोगे? पेट एनिमल इन्होंने किसको बनाया था? तो पवित्र पशु था इनका आपका, क्या बोलेंगे? कुबड़ वाला सांड। क्या बोलोगे? कुबड़ वाला सांड। ठीक है, कुबड़ वाला सांड इनका पवित्र पशु था। और पालतू पशु इन्होंने डॉग को बनाया, कुत्ते को बनाया। ठीक है, पालतू पशु। देवता भी बताएंगे सारे लोग, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि देवता आप बता सकते हैं। हाँ जी, सांड बुल को कहते हैं, बुल। आगे विशाल स्नानागार जो ग्रेट बाथ है वो कहां से मिला? मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग ग्रेट बाथ की मेजरमेंट भी एक बार मेमोराइज करेंगे कि ग्रेट बाथ कहां से मिला था। तो हम कहेंगे मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। बहुत सारी प्रसिद्ध चीजें यहां से मिली। ग्रेट बाथ जो लगभग 11.88 मीटर लंबा था, 7 कुछ मीटर आपकी उसकी चौड़ाई थी, गहराई थी 2.43 मीटर। मुझे आप एक बात बताओ, ग्रेट बाथ में जो सीढ़ियां थी, जो विशाल स्नानागार था उसमें जो सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियां किस दिशा से किस दिशा की तरफ थी? तो क्या बोलोगे? नॉर्थ टू साउथ थी। क्या थी? उत्तर और दक्षिण। कौन सी दिशा में थी? उत्तर और दक्षिण में थी। नॉर्थ एंड साउथ कहेंगे, नॉर्थ टू साउथ तो कहना सही नहीं होगा, दोनों ही तरफ थी, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ थी। ठीक है, अच्छा जी। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या पूछा जाता है? पशुपति जो इनके पवित्र देवता थे उनकी मूर्ति यहाँ से मिली। महादेव कौन से थे? दाढ़ी वाले या बगैर दाढ़ी वाले? दाढ़ी वाले महादेव यहीं से मिले। ठीक है, दाढ़ी वाले महादेव कहाँ से मिले? वो भी मोहनजोदड़ो से मिले। और आपका साथ में एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जिसको हम बोलते हैं कांसे की नर्तकी। क्या बोलते हैं? कांसे की नर्तकी मिली। नर्तकी मतलब नाचने वाली। ठीक है, नर्तकी की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। एक प्रश्न पूछा जाता था कि आपका प्रश्न पूछा गया आपका कि जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है ये किस मेथड से उन लोगों ने बनाई थी? कौन सी विधि से? तो क्या बोलते हैं? लोस्ट वैक्स मेथड। किस विधि से बनी थी? लोस्ट वैक्स मेथड से, यानी कि लुप्त मोम विधि से इसको बनाया गया था। तो ये चर्चित जगह है। मोहनजोदड़ो की मुझे बताएंगे खोज किसने की थी मोहनजोदड़ो की? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, परीक्षा का समय है, कि 1922 में हुई और राखल दास बनर्जी ने की थी। जैसे हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने मार्शल की अध्यक्षता में। ठीक है, मुझे बताइए मोहनजोदड़ो जो है आपका ये किस नदी के किनारे है? ये उत्तर मैं आपका देखना चाहूंगा, किस नदी के किनारे है? जिसको हम मृतकों का टीला कहते हैं। आर डी बनर्जी साहब ने इसकी खोज की, राखल दास
बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और नदी किसके किनारे है? बहुत बढ़िया, सिंधु नदी के किनारे। बहुत अच्छा उत्तर है आपका मीना कुमारी जी, दीक्षा यादव, बहुत सही उत्तर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? किस लिपि में वहां पर लेखन होता था? लिपि आप लोगों को समझना चाहिए। लिपि का मतलब होता है किसी भाषा को लिखने का तरीका। जैसे मैं आपको बताता आया हूं हमेशा, स्टैटिक जीके की क्लास में भी मैंने आपको बताया कि लिपि से मतलब है हिंदी देवनागरी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी में, अरबी और आपका सॉरी उर्दू जो होती है उर्दू भाषा हम बोलते हैं, अरबी फारसी में लिखी जाती है। तो इस तरह से हर भाषा की एक लिपि होती है। तो यहाँ पर कौन सी लिपि थी? क्या बोलोगे? खरोष्टी कह रहे हैं कुछ लोग, गलत है। अज्ञात, आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है, पढ़ी ही नहीं गई है। तो लिपि, इसीलिए उस लिपि का नाम क्या कह दिया कि इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ भाव हैं, भाव चित्रात्मक। और परीक्षा में हमेशा भाव चित्रात्मक लिख करके दे, जरूरी नहीं है। उसको कई बार पिक्टोग्राफी लिख के देता है। क्या पिक्टोग्राफी है? भाव चित्रात्मक है, पढ़ी नहीं गई है, सिर्फ एक भाव लगाया गया, प्रयास किया गया, लेकिन कोई उसमें सफलता नहीं मिली है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इशारों से काम करते थे ये लोग, तो क्या बोलेंगे? अज्ञात हो गया, अज्ञात। ठीक है, अगर ये ब्राह्मी, तमिल और खरोष्टी तीनों की बात करें, ये तीनों तो पढ़ी जा चुकी हैं। ये तो 1837 में तीनों को किस व्यक्ति ने पढ़ लिया था? आपका जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि अशोक के शिलालेख थे और उसके साथ में उसने तमिल में भी पढ़ा था आपका जेम्स प्रिंसेप ने, साउथ में भी उसने अपनी खोज की, तो जेम्स प्रिंसेप कामयाब रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु जी की पूजा का उल्लेख था क्या? ब्रह्मा जी की पूजा का उल्लेख था क्या? इंद्र या फिर पशुपति? क्या कहेंगे भैया? आप सब लोगों का आंसर आएगा जी, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे, कभी गलत नहीं करना है। अच्छा, जो इनकी देवी थी, कौन सी देवी की पूजा करते थे ये? क्या बोलोगे? उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। और क्या नाम दे रखा था? मातृ देवी। क्या बोलोगे? मातृ देवी की पूजा करते थे देवियों में, जिसको ये लोग बोलते थे उर्वरता। यानी क्योंकि इन लोगों को खेती का ज्ञान हो चुका जिस समय पर, उसी समय इन्होंने भूमि को भी पूजना शुरू किया कि ये हमको अन्न देती है, इसको पूजना आवश्यक है। बहुत बढ़िया सौरभ शर्मा, RWA सही उत्तर है। आगे आते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान है जो सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है, ये बताना है। ये प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, सही नहीं है। अगर ये नहीं देता तब भी हमको बताना ही था, तब भी हम जान ही जाते। देखेंगे जी, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लिखा है एक बच्चे ने, इंद्र ऋग्वेद कालीन आपका देवता है, यानी उनको वैदिक काल में जाकर के उनको जाना गया। बिल्कुल ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थे। अच्छा, इन्होंने कहा मांडा महाराष्ट्र में है क्या? आप कहेंगे नहीं। मांडा तो भैया जी कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। कालीबंगन दोस्त जम्मू और कश्मीर में है क्या? आप कहेंगे नहीं जी। कालीबंगन तो घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर है? राजस्थान में है। दाइमाबाद क्या दोस्त उत्तर प्रदेश में है? आप कहेंगे नहीं जी। दाइमाबाद तो कौन सा स्थल है? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी या दक्षिणी? दाइमाबाद तो भैया जी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो क्या प्रश्न बनेगा यहाँ से? तो हम कहेंगे कि कोई सा एक ठीक हुआ, तो किसका मिलान सही नहीं है? 1 2 3 तीनों का ही मिलान सही नहीं है। क्या बोलेंगे? तीनों के तीनों का ही मिलान सही नहीं, यानी एक भी ऐसा नहीं है जिसका मिलान सही हो। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मांडा जम्मू कश्मीर का हो गया, एक दाइमाबाद हो गया। तो दाइमाबाद मैंने आपसे पूछा कौन सा है? दैमाबाद भी बोलते हैं इसको। दाइमाबाद ये आपका क्या बोलोगे? इधर बता देता हूँ, याद रख लेना। चारों स्थल याद है? एक बार थम्स अप करके बोलिए कि भैया हम जानते हैं, हमने इसको पढ़ा है। नॉर्थ में कौन सा था सिंधु घाटी की सभ्यता का? ईस्ट में और वेस्ट में। तो यहाँ पर है मांडा। क्या बोलोगे? यहाँ पर मांडा था। और मांडा किस रिवर के किनारे, ये आपको बताना है। आप कहेंगे चेनाब रिवर के किनारे, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ईस्ट में क्या है आपका? आलमगीरपुर। क्या बोलोगे? आलमगीरपुर है। क्या बोलेंगे? आलमगीरपुर। ठीक है, मांडा उस समय के जम्मू कश्मीर में है। और ये कहाँ पर है? यूपी में। यूपी में किस रिवर के किनारे दोस्त? हिंडन नदी के किनारे। पिछली बार भी दिल्ली पुलिस का जब पेपर हुआ तो पहली ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद। आप मुझे बताएं किस नदी के किनारे? नहीं, नदी नहीं, सॉरी, राज्य पूछा गया था, क्योंकि उस वर्ष सीपीओ भी हुआ था और दिल्ली पुलिस भी 2020 का, तो दोनों की पहली शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। दाइमाबाद की स्थिति पूछी गई थी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। नदी कौन सी है? वो प्रवरा है। और प्रवरा रिवर ये किसकी आपका सहायक नदी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आप कहेंगे ये सहायक नदी है जी, गोदावरी की। ये स्थल भारत में नहीं है, ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में है और इसका नाम है सुतकांगेडोर। आप कहेंगे किस रिवर के किनारे है सुतकांगेडोर? ऐसे भी पूछा जाता है सुतकांगेडोर। प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्त आपसे कि सुतकांगेडोर किस रिवर के किनारे है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है दाश नदी के किनारे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है, यानी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या फिर पश्चिमी। आपका उत्तर क्या आएगा जरा बताएं? कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? आप कह देंगे कि भैया जी वो हमारा पश्चिमी स्थल है, कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए, जहां पर एक बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, जहां से हम लोगों को स्टेडियम भी मिला एक देखने को, तो क्या बोलेंगे? ये आपका लोथल। लोथल तो दोस्त, लोथल तो नहीं है। लोथल में तो क्या था? एक डॉकयार्ड था, एक बंदरगाह। कहां पर था? सारे दोस्त बताएंगे लोथल किस राज्य में था और किस राज्य में आज भी है। क्या बोलोगे? इसको कई बार परीक्षाओं में गोदीवाड़ा लिख के आता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार पर आपका जीवन निर्भर करते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार कहां से होता था? लोथल से, यानी कि गुजरात से वो लोग व्यापार करते थे, गुजरात से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला नहीं जी, धौलावीरा से मिला। और धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? गुजरात में है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है बताएंगे एक बार? नदी कौन सी है? मासर और मनहर नदी के किनारे है। क्या बोलोगे? माशर और मनहर, इन दोनों नदियों के लगभग किनारे भी कहीं या बीच में कहीं। माशर नदी का संबंध किससे है? ये धौलावीरा से है। यही है जो यूनेस्को की कौन सी है? 40वीं साइट है। कौन सी है? 40वीं साइट है। और 1968 में इसकी खोज हुई जोशी जी के द्वारा। जोशी जी का नाम था जगपति जोशी। क्या बोलोगे? जगपति जोशी, क्योंकि ये 40वां स्थल है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में यूनेस्को के स्थल जानते हैं ना आप सब लोग? थम्स अप करिए कि हाँ जी आज 42 स्थल यूनेस्को के हो चुके हैं भैया, हम इस बात को जानते हैं। सूची 1
और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट यानी कोट कूट बोलते कोड को कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। उत्तर चुनेंगे एक बार सारे दोस्त क्या कहेंगे जी। धौलावीरा का संबंध कहां से हो गया भैया, हम तो जानते हैं सिर्फ गुजरात से हो गया, लेकिन गुजरात तो विकल्प में ही नहीं है। राखी गढ़ी हम जानते हैं कहां से है, हरियाणा से है। क्या बोलोगे, राखी गढ़ी सॉरी हरियाणा में भी देखो 2 ऑप्शन दे दिया, हिसार दे दिया और आपका हिसार के साथ साथ में क्या दे दिया, आपका एक दे दिया आपका हरियाणा, यानी 2 विकल्प हो गए। क्या हो गए, 2 विकल्प आपके हो गए। और आपका फिर पूछ लिया भोगावा, तो आप कहेंगे भैया आप क्या कर दें इसमें, तो धौलावीरा जो है ये खादिर टापू जो पड़ता है ना, ये गुजरात में है। क्या बोलोगे, खादिर टापू द्वीप जो है ये गुजरात में है। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि हरियाणा में तो हो नहीं सकता, सौराष्ट्र में है नहीं। राखी गढ़ी की बात करें, राखी गढ़ी हिसार में है। ठीक है, भिरडाना कहाँ है, भिरडाना हरियाणा में है। कहाँ पर, हरियाणा में। सबसे नवीनतम खोजा गया नगर 2014 में किसकी खोज हुई, 2014 में किसकी खोज हुई, भिरडाना की खोज हुई, ये याद रख लेना। सबसे नया खोजा गया शहर कौन सा है, वो भिरडाना ही है। और भोगावा कहां पर पड़ेगा आपका, ये सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। भोगावा दरअसल में रिवर है, भोगवा जिसको हम कहते हैं, भोगवा। तो क्या बनेगा आपका विकल्प सी, सारे छात्रों का उत्तर में देख पा रहा था, वेरी गुड, आगे आएंगे। और याद रख लेना राखी गढ़ी से कि हड़प्पा संस्कृति का जो आपका क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो बनता है म्यूजियम संग्रहालय, कहां पर बन रहा है, वो राखी गढ़ी में ही दोस्त बन रहा है, कभी गलती नहीं करनी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। मैंने आपको हड़प्पा के सारे स्थल बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइट बताई हैं, जरा देखेंगे। बालू, बालू कहाँ का है, मांडा, मांडा तो आपने अभी पढ़ा। हुलास हम लोग जानते ही है कि हुलास उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। बालू कहाँ का है, बालू हरियाणा का है। और आपका पडरी कहाँ का है, ये गुजरात का स्थल है। पडरी आप लोगों के लिए नया बिल्कुल हो सकता है। तो क्या कहेंगे भैया, बालू हरियाणा का हो गया, यानी 3 से शुरू होगा। 3 इनको देख लेना, कूट में मैं कई बार गलती कर देता हूँ। 3 हो गया आपका, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 मिला दूंगा मैं, बाकी यहाँ ऑप्शन देख ले, 3 2 4 1, 3 2 4 1 नहीं है क्या विकल्प में, 3 2 4 1, ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम मेरे साथ ही रहना। ठीक है, 3 2 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन था वो कैसा था, अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर ये एबीसीडी इधर हो गया, देखो यहाँ पर मध्यकाल आप लिख लीजिए, वो स्पेस लग के उधर पहुंच गया है मध्यकाल। और इधर लिखा हुआ था ना डी यानी 4, इधर लिख लेना नगरीय, नगरीय, नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगरीय, ऐसे अब मिलाएंगे एक बार, तो देखेंगे भैया क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एकदम से आपका नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो हुआ हमारा वह कैसा था, यह कृषक समाज था। खेती का, लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया था, लोहे का उत्पादन मनुष्य ने खेती के लिए ही शुरू किया, इसीलिए जो उत्तर वैदिक काल है उसको लोह युग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर खेती होने लग गई। ऋग्वैदिक समाज कैसा था, ऋग्वेद के समय पर जो समाज था वो कैसा था आपका, क्या बोलेंगे, मध्यकाल में क्या थी आपकी, मध्यकाल में आप कहेंगे नहीं हम लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं कुछ, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में चरागाह तो नहीं होना चाहिए, पर हम ऐसे जोड़ सकते हैं, इसको भी मैं बताता हूँ। मध्यकाल में जमींदारी, जमींदारी व्यवस्थाएं थी। अकबर के समय पर भी आपका जब्ती प्रणाली आदि हम बात करेंगे, या आपका अन्य प्रकार के मतलब जमींदारों को लगान वसूलने के लिए देते थे, जमींदारी प्रथाएं थी। जैसे कि अकबर के समय पर कौन सी टोडरमल ने व्यवस्था चलाई थी, जरा बताएं। ठीक है, अच्छा, ऋग्वैदिक समाज को चरागाह किस प्रकार कह रहे हैं, देखो ऋग्वेद का जो समय है, इस समय पर आपका ऋग्वेद का जो समय है, ये आपका इस समय का जो समय है, इस समय आर्यों का आगमन भी मिलता है। और आर्य कैसी जाति थी, आर्य बाहर से आए कि हमारे हिंदुस्तान के थे, आप कहेंगे आर्य बाहर से आए, किस क्षेत्र से आए थे आपका आर्य। आर्यों के बारे में अभी आधुनिक खोजों के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि आर्य लोग स्टेपी क्षेत्र से यानी यूक्रेन से उनका जीन कोड मिलता है, यूक्रेन से यहाँ आना उन्होंने शुरू किया, मध्य एशिया को पार करते हुए, फिर वो मध्य एशिया रुके, मध्य एशिया के बाद में हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत आते हैं। तो आर्य कैसे थे, खाना बदोश थे, यानी चरागाहों की तलाश में वो घूम रहे थे, अपने पशुओं आदि को लेकर के वो चरागाहों की तलाश में घूम रहे थे। जैसा कि हमें बताया गया कि आर्यों ने यहाँ आके आक्रमण किया, वो थ्योरी क्या है, झूठी थ्योरी एक थोपी गई है अंग्रेजों के द्वारा। आर्यनों का कोई इन्वेजन या कोई आक्रमण नहीं हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद वो आए। अंग्रेज हमको क्या बताते थे अपनी थ्योरी में कि अंग्रेज कहते थे कि आर्यन भारत में जो आए ना उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाश कर दिया, लेकिन आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है, जरा बताएं एक बार, बोलेंगे सारे दोस्तों, क्या कोड बन जाएगा, 4 4 3 4 3 आपका 2 और 1 बन जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 नहीं गलती कर रहा हूँ, 4 3 2 1 तो विकल्प नहीं है, 4 हो गया। उत्तर वैदिक काल कैसा हो गया आपका, कृषि का टाइम हो गया, 4 3 हो गया। और फिर ऋग्वैदिक काल कैसा था आपका, जमींदारी का टाइम था, ये बोला मैंने क्या, नहीं मध्यकाल है जमींदारी से, ठीक है, 4 3 1 2 बन जाएगा, 4 3 1 2 बन जाएगा, ऑप्शन डी एकदम से सही है। ठीक है, आगे आएंगे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहूरों में, जैसे तीर जाते तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ किधर से तीर गए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहूरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, कौन सा वृक्ष वहां दिखाई देता है, क्या बोलेंगे, आम, पीपल, पारिजात या फिर शाल के बारे में पता चलता है। आपका आंसर होना चाहिए पीपल, क्या बोलोगे, पीपल होना चाहिए। और लगभग ऐसी आपको 35 से मोहरे, क्या बोलोगे, लगभग 3500 वहां से आपका 3500 मोहर मिली हैं जिन पर ये अंकित है। और यहाँ की मोहरों पर क्या बोलोगे, गेंडा सबसे प्रमुख मिला है, गेंडा, बैल जिसको हम वृषभ भी कहते हैं, ऑक्स अंग्रेजी में भी कहते हैं। तो परीक्षाओं में तीनों नामों में से कोई भी एक नाम दे देता है। नाव का चित्र मिला है और देवता पशुपति, पशुपति जी का चित्र मिला है, कहां से आपका, वहां की जो मोहर है। ठीक है, मोहरों से आगे आते हैं।
हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? आप सब लोग जानते हैं कि कौन लोग थे जो सै को है कहते थे। तो अरबियों ने आकर के जो हमारी सिंधु घाटी थी तो सिंधु को इन्होंने क्या कहा? सिंधु को इन्होंने कहा आपका हिंदू, जो सिंधु नदी बहती है, सिंधु को कह दिया इन्होंने हिंदू। और जो सिंधी भाषा लोग बोलते थे उनको इन्होंने क्या कह दिया? हिंदी भाषा बोलने वाले। और जो सिंधु की जगह थी उसको क्या बोल दिया इन्होंने? हिंदू की जगह, और नाम दे दिया हिंदुस्तान आने वाले समय में। तो ये लोग कौन थे? ये अरबी लोग थे। कौन थे ये अरबी लोग थे। अच्छा, चीनी लोगों ने भारतीयों को क्या कहा है? मैंने आपको अक्सर बताया है चीनी भारतीयों को क्या कहते थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में, जैसे फाइयान आया या हिंसवान आया, उन्होंने अपने ग्रंथ में भारतीयों को क्या कह करके पुकारा है? तो आप कहेंगे भारतीयों को उन्होंने यिंतु कह के पुकारा है। क्या? इंडियंस को यिंतु कहा है। क्या कहा है? यिंतु कहा है। ठीक है, यिंतु कहा है, ये बात याद रख लेनी है। और इसी आपका हिंदुस्तान नाम आज कोई लेता है क्या देश में? आप कहेंगे भैया आज देश में चर्चा कौन सी है? आज देश में चर्चा छिड़ी हुई है कि देश का नाम भारत हो या फिर इंडिया हो। तो ये चर्चा आज देश में छिड़ी हुई है। हिंदुस्तान जो आपका, जिसको उन लोगों ने अरबियों ने रखा, उसका कोई जिक्र तक नहीं है। दोनों पक्षों में तर्क है कि बहुत सारे देशों ने अपने देशों के नाम बदले हैं। जैसे बर्मा नाम बदल के क्या हो गया है आज? म्यांमार। उन लोगों ने कहा यह नाम हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, श्रीलंका ने अपना नाम बदला, पहले उनका नाम सिलोन था, सिलोन ने श्रीलंका किया। उन्होंने कहा कि हमारा नाम लंका नाम की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत नाम होने के पीछे भी क्या बोला गया कि भारत नाम भी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो नाम भारत होना चाहिए। तो उस तरह के तर्क आए लोगों के सामने। और ये तर्क कब आए? जो G20 की मीटिंग शुरू हुई। G20 की मीटिंग में जो इन्विटेशन गया वो गया रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम से, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से नहीं। लेकिन फिर ऐसे ही जब संविधान लिखा जा रहा था तो वहां पर भी बहसें बहुत हुई थी। क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। तो कांग्रेस के बहुत सारे सदस्यों ने उस समय जो आपका संविधान सभा में थे उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत ना करके भारत तो दूसरे नंबर पे आ गया, इसको भारत दैट इज इंडिया करो। तो ऐसे तर्क चलते रहे। लेकिन संविधान में जब आप लोग पढ़ते हैं तो क्या किस शब्द से शुरू होता है? हम भारत के लोग, हिंदी में। और अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी दोनों शब्द हो गए। इंडिया शब्द को सबसे ज्यादा उजागर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के, और जितने भी यूरोपियन देश थे उन सब ने भारत को संबोधित किया इंडिया नाम से। तो जो इंडिया के तर्क में लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया नाम को सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में नाम इंडिया है उसको हम तब्दील करें और सब जगह से हम देश का नाम दें, तो उसमें एक सर्वे आया कि लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा आएगा देश की इकोनॉमी के लिए, देश की इकोनॉमी पर जोर डालेगा। तो वो बड़ी बहसें चली। लेकिन बात यह है कि सर्वसम्मति से सबका सम्मान करते हुए जो एक फैसला हित में सबके होना चाहिए उस तरह का फैसला लिया जाए। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? क्या बोलेंगे? अरबों ने इसको नाम दिया हमारा, लेकिन अरबों ने जो नाम दिया उस पर कोई बहस नहीं है, हिंदुस्तान नाम पर कोई बहस नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किस पर इंगित करता है बताएंगे एक बार। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को। यायावरी, यायावर होता है दोस्त जो यहाँ से वहां, यानी कि वांडरिंग पीपल होंगे। ठीक है, आर्य तो वांडरिंग पीपल थे भैया, आपने अभी बताया खाना दोस्त। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा आर्यों का जीवन कैसा था, वो कह रहा आर्य शब्द इंगित करता है यानी क्या परिभाषा देता है। तो ये दर्शाता है आपका किसका? श्रेष्ठ वंश को। आर्य का अर्थ क्या होगा आपका? श्रेष्ठ होता है। और हिटलर भी खुद को क्या कहता था? हिटलर भी कहता था आई एम आर्य। और वो ये कहता था कि हम जो नस्ल है, हमारी जो नस्ल है सिर्फ वही जीवित रहनी चाहिए, दुनिया में और कोई जीवित रहना ही नहीं चाहिए, हमारे अलावा सारी नस्लें खराब हैं। बोला यहूदियों को मिटा दो। कंसंट्रेशन कैंप चलाए उसने, आप लोगों ने देखे होंगे, और कितने सारे यहूदियों को उसने अपनी सनक और जिद से मार दिया। तो क्या बोलेंगे? आर्य शब्द क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद बताएंगे, देखो इसका क्रम याद रख लेना हमेशा। सबसे पहले क्या लिखे गए हैं? सबसे पहले वेद। हमारे वेद क्या बताते हैं? हमको आत्मज्ञान का दर्शन कराते हैं। वेदों की भाषा को आसान बनाने के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाने के बाद में फिर आपका क्या लिखा जाता है? वेदों के बाद में, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में फिर लिखा जाता है आपका आरण्यक को। जो ऋषि वन में चले गए उन्होंने जीवन बताया कि सन्यास का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे जीना है आपका। ठीक है, और इसके बाद में जो रचना हुई है वो हुई है उपनिषदों की। एक तो दोस्त आपको ये क्रम पता होना चाहिए। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप माने क्या बोलेंगे? आ, और निषद मतलब निकट। क्या बोलोगे? निकट आकर के बैठ करके जो आप ज्ञान प्राप्त करते थे गुरु से। ठीक है, पहले रिकॉर्डेड क्लास नहीं थी, ऑनलाइन क्लास थोड़ी थी पहले की, बाद में देख लो। वो तो गुरुजी ने क्या कहा उसको छात्र गुरुकुल में बहुत ध्यान से सुनते थे, और वो ध्यान से ना भटके इसके लिए उनको ध्यान, योग, क्रियाएं कराई जाती थी। तो क्या बोलेंगे? उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि पास बैठना, पास बैठना। जैसे आपसे वेद का अर्थ पूछ ले तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ ये विद धातु से बना है, और विद धातु का अर्थ होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। क्या बोलोगे? वेद का अर्थ होता है नॉलेज, जो आपको नॉलेज देता है। किस चीज के बारे में नॉलेज देता है? अनेक तरह की, जैसे ऋग्वेद आदि में आपका मंत्रोच्चारण के ऊपर कि मंत्र किस प्रकार बोले जाने चाहिए, देवताओं की पूजा किस प्रकार होनी चाहिए। जैसे सामवेद संगीत के बारे में बताता है, यजुर्वेद युद्ध आदि बताता है। आपका अथर्ववेद किस बारे में बताता है ये आप बताएंगे। अथर्ववेद तो मैंने आपको बताया बहुत सारे कीटनाशकों के बारे में जानकारी देता है, जादू टोना, और जो छोड़ के चली गई हैं उनको वापस कैसे पाएं, खोया हुआ प्यार वापस कैसे मिले, मतलब कि आपका वशीकरण जैसी चीजों पर बात की गई है अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। उपनिषदों की कुल संख्या मैं आपसे पूछूं, कभी मत भूलना वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। वेदांग की कुल संख्या मैं आपसे पूछूं कितनी है, और एक बार प्लीज थम्स अप करके बोलिए कि आप वेदांग के नाम भी जानते हैं। शिक्षा, मैंने आपको बताया था किसका क्या अर्थ होता है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये क्या है? ये 6 वेदांग हैं हमारे। ठीक है, अगर पुराणों की कुल संख्या पूछ ले,
पुराणों की कुल संख्या पूछ ले आपका, तो आप क्या बोलेंगे? पुराणों की कुल संख्या है जी भाई साहब 18। अच्छा, भगवान विष्णु के अवतार जानते हैं जो क्रम से आपको बताए गए थे सारे लोग? क्योंकि एसएससी आज पूछती है 5वें अवतार, तीसरे अवतार, चौथे अवतार, ठीक है। और ऐसे ही उपनिषदों की संख्या पूछे तो क्या कहेंगे? 108 कहेंगे। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, ठीक है। लेकिन मुख्य उपनिषद कितने हैं? मुख्य उपनिषद 13 हैं। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है, जिसमें हमको क्या मिलता है आपका? कौन से ऋषि के संवाद मिलते हैं? याज्ञवल्क्य के सभी संवाद। याज्ञवल्क्य ने जो मैत्रेयनी से बात की, याज्ञवल्क्य ने आपका जो गार्गी से बात की, उन सभी के संवाद हमको मिलते हैं बृहदारण्यक में, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएंगे एक यम नचिकेता संवाद मैंने आपको बताया था, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो आप कहेंगे कठोपनिषद में मिलता है। मैं आपसे पूछूं भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका आंसर आएगा जी उपनिषद किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका बोलो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता कठोपनिषद से लिया गया है। तो ये सभी प्रश्न उपनिषदों से बनते हैं। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है ये बता दीजिए। बड़ा तो बृहदारण्यक हो गया, सबसे छोटा कौन सा है? तो कई बार मुंडक लिख के दे देगा। मुंडक नहीं है वो, मांडुक्य है। क्या बोलोगे? वो मांडुक्य है। क्या बोलोगे? मांड्यूकोपनिषद है, ठीक है। मांड्यूकोपनिषद है, ये आपका सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है। कभी गलती नहीं करनी है दोस्त, आगे आएंगे। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया, ठीक है, 4 भागों में। उन 4 भागों को हम क्या कहते हैं? आर्यों ने। क्या बोलेंगे? आपका कालावधि, समुदाय, अनुशासन या फिर आश्रम कह दिया। तो आप कहेंगे भैया 4 आश्रम बताए गए।